नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, आज डेट है 25 मई और हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम दोनों जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनका फ्रंट पेज देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ उनमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की हुई थी, कई दिनों से इस पर सुनवाई हो रही थी। उसमें ये कहा गया था कि जो फॉरम 17C है, आज अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि फॉरम 17C होता क्या है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, 17C क्या होता है। फॉरम 17C क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई भी वोटिंग पोलिंग स्टेशन है, जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल है जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं या जहाँ पर वोटिंग हो रही है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो अपने अपने एजेंटों को बैठाते हैं कि भाई आप लोग यहाँ बैठो, देखो कि चुनाव की प्रक्रिया सही चल रही है या नहीं, और मतदाताओं की आपको पहचान करनी है कि वोटर सही आ रहा है या नहीं। तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, यानी हर स्कूल में या जहाँ पर भी वोट हो रहे हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट अपने अपने एजेंट को बैठाते हैं ताकि वो चुनाव की प्रक्रिया को देख सकें, मतदाताओं को वेरीफाई कर सकें। ठीक है। जब पूरी वोटिंग हो जाती है, जब वोटिंग कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में जो अधिकारी होते हैं, जो वोटिंग करवा रहे थे, जो अधिकारी वोटिंग करवा रहे थे, पोलिंग ऑफिसर्स, वो 17C फॉर्म संख्या 17C भर के साइन करके फिर वो 17C एजेंट को देकर जाते हैं। ठीक है। फॉरम 17C एजेंट को देकर वो जाते हैं। अब उस 17C में क्या होता है, देखो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने वोट रजिस्टर्ड थे, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाला, वोटिंग के दौरान जो ईवीएम काम में ली गई उसका नंबर क्या है, कितनी ईवीएम काम में ली गई थी, ईवीएम के ऊपर जो सील लगाई गई है उस सील का नंबर क्या है। तो सारी चीज़ें इस फॉरम 17C से वेरीफाई होती है और इससे क्या होता है, वोटिंग का एक्चुअल डेटा भी निकल कर आता है। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि पिछले कुछ चरणों के अंदर, जैसे आपको पता है 5 फेज के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 5 फेजों के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इनके द्वारा जो पोलिंग का डेटा जारी किया गया, उसमें बहुत सारा वेरिएंस आ गया। जैसे उन्होंने मान लीजिए आज वोटिंग खत्म हुई शाम को, तो आज तो कुछ डेटा बताया, फिर 2 दिन बाद में उस डेटा को रिवाइज किया तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। तो अनेक राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठाए थे और याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहा जाए कि वो पोलिंग का डेटा या फॉर्म नंबर 17C है ना, वो अभी तक एजेंट को देते हैं, तो उस 17C को वो पब्लिक करें, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें ताकि सभी लोगों को पता चल पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा हम इलेक्शन कमीशन को कोई आदेश नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में अगर हम इस तरह का कोई बड़ा आदेश अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके पास मशीनरी लिमिटेड है। तो अगर बीच में ही कोई आदेश दे देंगे ना, तो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा कोई भी आदेश अभी नहीं देंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, आपको पता है हमारे देश में लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं और 5 फेजों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और आज 6th फेज के लिए चुनाव होना है और इसमें टोटल जो सीटें हैं वो है 58 लोकसभा सीटों के लिए आज चुनाव होगा और आज शाम को चुनाव खत्म हो जाएगा, यानी वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद केवल और केवल एक 7वां चरण है, उसके लिए चुनाव होंगे 1 जून को और 4 जून को इन सभी चरणों के एक साथ में रिजल्ट आएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हैं, इस दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम विस्तार से भी देखेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छी खबर है कि पुतिन की ओर से या रशिया की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम अब युद्ध विराम करना चाहते हैं, यानी जो हमने यूक्रेन का जो भी एरिया अब तक कैप्चर कर लिया है या यूक्रेन का जो भी एरिया कैप्चर कर लिया है, अगर वो हमें मिलता है या वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है हमारा एरिया, तो हम आज भी युद्ध को रोक देंगे उसी लेवल के ऊपर। तो ये प्रस्ताव रखा गया है रशिया की ओर से। इसके बाद में देखिए, इसराइल और गाज़ा है, उनमें लगातार युद्ध चल रहा है और राफा जो एक सिटी है वहाँ पर लगातार इसराइल हमला कर रहा है। ये क्या है, ये देखिए, अगर ये आप मैप में देखोगे, ये मान लीजिए गाज़ा स्ट्रिप है और यहाँ दक्षिण के अंदर एक ये शहर है जिसका नाम है राफा, और यहाँ पर देखिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है। अब इसराइल जो हमले कर रहा है ना, इस राफा के अंदर कोई आतंकवादी तो बहुत कम है और जो आम आदमी है ना, उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही है, उनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु या वही ज़्यादा मारे
जा रहे हैं। तो अब क्या है, यूएस ने और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो पहले इजराइल के समर्थन में थे, उन्होंने इजराइल से कहा है कि भाई आप है ना अब जो हमले कर रहे हो ना राफा के अंदर, उससे है ना आतंकवादी तो मर नहीं रहे और जो नॉर्मल लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और इसी संदर्भ में आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक वाद लाया गया था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया है कि भाई तत्काल इजराइल इस क्षेत्र के अंदर हमलों को रोके और जो बॉर्डर्स कैप्चर किए हुए हैं उन बॉर्डर्स को खोले ताकि लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। तो ऐसा कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। ये होता क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें जज कैसे नियुक्त होते हैं, कितनी अवधि होती है, वो सारा हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद में देखिए फेज 6 है वो, आज इसमें चुनाव होंगे, 58 सीटें हैं। और इसमें देखो दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन सभी की सीटें इसमें शामिल है। और ये सेकंड लास्ट फेज है। इसके बाद में केवल और केवल फेज 7 होगा जिसके अंदर अंतिम वोटिंग हमारी होगी। ठीक है। इसके बाद में ये एक पुलिस की जांच से संबंधित स्टेटमेंट है। इसमें आप सभी को पता भी है कि एक बांग्लादेश के एमपी थे और उनका मर्डर कर दिया गया है इंडिया में, कोलकाता के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब ये मर्डर कैसे हुआ, किन लोगों ने किया और किन परिस्थितियों के अंदर ये मर्डर हुआ है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ठीक है। अभी ये 17C के बारे में मैंने अभी बताया ही था आपको कि फॉर्म नंबर 17C के लिए लेकर याचिका दायर की गई थी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म नंबर 17C को पब्लिक डोमेन में डाल दे। अभी तक तो एजेंटों को मिलता है ये केवल। तो इसमें याचिका में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर डाल दे ताकि सभी लोग उसे देख लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम चुनावों के बीच में ऐसा कोई आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी चुनाव की प्रक्रिया में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो फॉर्म 17C को वेबसाइट पर डाल सके। ठीक है। इसके बाद में ये चुनाव संबंधित न्यूज़ है जो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर ये न्यूज़ है जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो साइक्लोन है रेमल, वो संडे को भारत की मेनलैंड पर पहुंचने वाला है। आप देख भी सकते हैं जो रेमल है वो देखिए बंगाल की खाड़ी में जनरेट होने वाला एक साइक्लोन है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए WTO से रिलेटेड है। WTO में आपको पता है अभी 13वीं मंत्रिमंडलीय जो बैठक थी वो आबू धाबी के अंदर आयोजित की गई थी, और वहाँ पे देखिए एक नया प्रोजेक्ट आया था WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के सामने। वहाँ मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एक चाइना ने एक प्रपोजल रखा जो बहुत लंबे समय से वो प्रस्तावित कर रहा था। उस प्रपोजल का नाम है प्लूरिलैटरल पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, PPI, या इसका दूसरा नाम भी है इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये एक नया पैक्ट है, एक नया समझौता। WTO के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे कि WTO कैसे गठन होता है, इसकी कैसे कैसे बैठकें होती हैं। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए 13वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय इसकी बैठक हुई आबू धाबी के अंदर। 2 साल में एक बार WTO की बैठक होती है, और उसमें क्या होते हैं, जो व्यापार मंत्री होते हैं सब देशों के, जो ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। तो आबू धाबी के अंदर ये आयोजित हुई 13वीं कॉन्फ्रेंस मार्च के अंदर, और उसमें क्या हुआ कि चाइना के द्वारा एक नया प्रपोजल रखा गया कि प्लूरिलैटरल पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फॉर फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एक नया समझौता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नया समझौता होना चाहिए कि जो कंपनियां दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है उनको लेकर एक समझौता अब WTO में होना चाहिए। लेकिन देखिए जो भारत है, भारत हो गया या जो साउथ अफ्रीका हो गया, इन देशों ने इस प्रपोजल का विरोध किया। ठीक है। इस प्रपोजल का विरोध किया, और विरोध करने का कारण क्या बताया, और बहुत लॉजिकल कारण यहाँ भारत ने बताया। भारत ने क्या कहा कि भाई ये WTO है ना, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप ट्रेड की बातें करो, अगर ट्रेड को लेकर कोई नया समझौता करना है तो वो करो, आप इन्वेस्टमेंट को इसमें क्यों घुसा रहे हो, कि आप इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को WTO के मंच पर क्यों लेकर आ रहे हो। WTO के अंदर तो ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, या ट्रेड को लेकर कोई नई समझौते होने हैं ना, वो नए समझौते इसमें होने हैं। आप भारत और साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना था
कि भाई ये समझौते यहाँ डब्ल्यूटीओ में लाने लायक नहीं है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी समझौता है वो डब्ल्यूटीओ में कैसे आ सकता है? तो भारत ने इसका विरोध किया और भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो 13वीं मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी ना, उसके अंदर ये जो समझौता है ना वो स्वीकार कर लिया गया। लेकिन देखिए, वो लगभग 130 देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया और इस पर साइन कर दिए। लेकिन आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई भी समझौता तभी लागू होता है जब सारे देश इस पर साइन करें। जब तक सारे देश इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये समझौता सभी देशों पर लागू नहीं होगा। तो भारत और साउथ अफ्रीका देश से बड़े देश जो हैं उन्होंने इस पर साइन करने से मना कर दिया। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 के अंदर 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया था और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने काम करना शुरू किया था। अब देखो, डब्ल्यूटीओ जब नहीं था ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं था, तो इसकी जगह क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, वो समझौता ही चलता था। ठीक है, उसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी समझौता, केवल समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1947 में समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद में ट्रेड से रिलेटेड जो भी मामले थे वो इस समझौते के तहत ही सारे देश मिलकर सुलझा लेते थे। लेकिन सभी देशों ने सोचा कि नहीं यार, अब है ना, इस समझौते से काम नहीं चलेगा, हमें एक संस्था का भी गठन करना पड़ेगा जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को देखे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में कोई विवाद है उनको सुलझाए। तो इसी कारण 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया। ठीक है, और जो डब्ल्यूटीओ का जिस समझौते के तहत इसका गठन किया गया उसे कहते हैं मार्केश समझौता। तो हमें ध्यान रखना है। देखिए, गेट क्या है, गेट का मतलब क्या है, डब्ल्यूटीओ का गठन कब किया गया और किस समझौते से? तो मार्केश समझौता। ठीक है, डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हमें पता ही है, और ये व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए बनाया हुआ है कि ट्रेड को लेकर जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, ट्रेड को लेकर दो देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे ज़्यादा विस्तार करने के लिए डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया है। ठीक है, अब इनमें अंतर भी है। देखिए, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, ये केवल और केवल एक एग्रीमेंट था, जबकि डब्ल्यूटीओ एक पूरी की पूरी सुव्यवस्थित संस्थान है। इसके अलावा देखो, डब्ल्यूटीओ में केवल और केवल वस्तुओं के व्यापार को ही नियमित किया जाता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर गेट में तो केवल और केवल होती थी ओनली वस्तुएं। ठीक है, ओनली गुड्स, जबकि डब्ल्यूटीओ में गुड्स तो है ही हैं, प्लस इनके साथ में सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी के जिनेवा, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके देखिए 164 सदस्य हैं और इसमें एक यूरोपियन संघ भी इसका शामिल है। भारत देखिए 1947 में गेट का भी मेंबर था और उसके बाद में डब्ल्यूटीओ का 1995 में भी मेंबर बना, यानी संस्थापक सदस्य है कि जब इसका गठन हो रहा था ना, तभी भारत मेंबर इसका बन गया था। इसका देखिए हर 2 साल में एक बार मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, यानी हर देशों के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, जो व्यापार मंत्री हैं, वो जाते हैं और इसकी बैठक होती है। हर 2 साल में एक बार इसका बैठक की जाती है और जो फैसले हैं वो ज़्यादातर इसी मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के अंदर लिए जाते हैं। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक रूल और है, यहाँ पर क्या है, कोई भी फैसला लिया जाएगा ना, वो आम सहमति से लिया जाएगा। ठीक है, आम सहमति से लिया जाएगा, यानी सारे के सारे जो भी जितने भी मेंबर हैं, सारे की सारी कंट्री है, उनको मनाया जाएगा, उनके अंदर सहमति बनाई जाएगी और उस सहमति के बाद में ही यहाँ पर फैसला लिया जाता है। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य क्या थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नए नियम बनाए और उनको लागू करे, उदारीकरण का विस्तार करे, यानी व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके बाद में अगर कोई विवाद हो जाता है दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर, तो उसका समाधान करें। जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ, जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा सके, इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई और सभी देशों को इससे लाभ प्राप्त हो। अब देखोगे ना आप, अब इस न्यूज़ को देखो यहाँ पर जो न्यूज़ है, जैसे आप अपन न्यूज़ देखेंगे तो एक बार वो न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए, आप इसमें जो न्यूज़ देखोगे, जो ये समझौता किया जा रहा है, जो चाइना के द्वारा जो ये समझौता किया गया है, ये बताया गया है, तो आप देखो कि डब्ल्यूटीओ के उद्देश्यों के अंदर एक भी जगह है ना इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है।
कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामले भी ये देखे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो एग्रीमेंट है ना वो भी डब्ल्यूटीओ के अंदर ही किया जाए, जबकि भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट के मैटर्स डब्ल्यूटीओ के अंदर लाए ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य ही नहीं है। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कैसे मिले वो करने का काम है, जबकि चाइना इस इन्वेस्टमेंट पैक्ट को यहाँ पर लाना चाह रहा है। तो भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसके बाद में देखिए, ये न्यूज़ हमने देख ली थी कि जो फॉरम 17C है, देखो इस 17C को आप देखो, जो ईवीएम है उसके नंबर भी यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी ईवीएम है जो इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर यूज़ आई है। इसके बाद में देखो टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है, और कितनी महिलाएं पुरुष हैं, और जो सील लगाई गई है, जो सील लगाई जा रही है ईवीएम के ऊपर, उस सील का नंबर क्या है। तो सारी की सारी जानकारी जो दी जाती है वो फॉरम नंबर 17C के अंदर दी जाती है। और ये फॉरम जो 17C होता है ना, ये क्या करते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं या जो वोटिंग करवाने के लिए जो ऑफिसर आते हैं ना, वो इसको भर के नीचे साइन करके, यहाँ पे साइन करके, और जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको ये देकर जाते हैं। अब यही मांग की गई थी, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय से 5 फेज की वोटिंग कंप्लीट हो गई। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटिंग के डेटा जो निकल कर आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है, और उसको लेकर बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, सिविल सोसाइटी हैं, एनजीओ है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं और याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि फॉरम नंबर 17C के अंदर सारी डिटेल होती है, तो उस 17C को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सार्वजनिक कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बीच चुनाव के अंदर हम ऐसा कोई भी आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दे सकते, ठीक है। फॉरम नंबर 17C क्या है, तो देखिए ये आपने देख ही लिया कि 17C क्या है, कि कितने मतदाता हैं, और मतदाता की टोटल नंबर ऑफ मतदाता कितने हैं, और कितनों ने वोटिंग दे दी है, और कुल मत कितने पड़े हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फॉरम नंबर 17C के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, हमने ये अभी देख भी लिया था फ्रंट पेज पे भी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इजराइल को कि भाई आप जो राफा शहर के ऊपर लगातार हमला कर रहे हो ना, उसे रोको, और राफा आने के लिए जो रास्ते आपने बंद कर रखे हैं ना, उनको खोलो, ताकि वहाँ पर हम सहायता पहुँचा सके, जैसे वहाँ पर खाना या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो वहाँ पर पहुँचाई जा सके। क्योंकि इस राफा जो शहर है, गाजा का एक शहर है फ़िलिस्तीन का, इसको चारों ओर से इजराइल ने घेर रखा है और इसके ऊपर लगातार हमले किया जा रहा है, जिस हमले में वहाँ पर जो सिविल लोग हैं, जो आम आदमी है, वो मारे जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने इजराइल को ये कहा है कि इमीडिएटली आप राफा के ऊपर हमला रोकें और वहाँ पर सहायता आने दें। अब आईसीजे क्या करता है, देखिए आईसीजे है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के साथ ही हुई थी। तो यूएनओ का ही एक ये पार्ट है, उसी का एक बॉडी है, ठीक है। ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नीदरलैंड की राजधानी हेग के अंदर। नीदरलैंड की राजधानी है हेग, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। ये एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। देखो यूएनओ की जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वो ज़्यादातर न्यूयॉर्क में यानी यूएस के अंदर ही है, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, वो नीदरलैंड के अंदर यानी न्यूयॉर्क से बाहर है, ठीक है। इसके 193 देश इसके मेंबर हैं, भारत भी इसका मेंबर है। और अगर दो देशों के बीच में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसको ये सुलझाता है। देखिए हमारे देश के अंदर कोई विवाद अगर आता है, मान लीजिए दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया, तो ऐसे विवाद तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद हो गया, तो ऐसे विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाएंगे और वहाँ पर इनका समाधान किया जाएगा। तो इसी अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, जो इजराइल के और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, इस मैटर को भी आईसीजे में लेकर जाया गया और आईसीजे ने ऑर्डर ये दिया है इजराइल को कि भाई आप जो गाजा के अंदर राफा शहर में जो आप हमला कर रहे हैं, दक्षिणी गाजा के अंदर, ये मान लीजिए गाजा है और दक्षिणी गाजा के अंदर राफा शहर में जो आप हमला कर रहे हैं, उसे तत्काल रोकें और उसे रोककर वहाँ पर जो सहायता है, मानवीय सहायता है, उसे आप आने दें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए 15 जज होते हैं और जो जज होते हैं ना, वो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। एक बार जज का सिलेक्शन हो गया तो वो 9 साल के लिए वहाँ पर जज रहते हैं। और अभी तक भारत के भी 4 जज वहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जज जो आईसीजे के अंदर अपॉइंट हुए थे भारतीय, वो थे सर वेनेगल राव और लेटेस्ट थे दलबीर भंडारी। तो भारत के 4 जज ऐसे हैं जिन्होंने आईसीजे के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये हमने फ्रंट पेज पर भी देखा था कि रूस की ओर से ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि
जो करंट फ्रंट लाइन है, यानी जो रूस के द्वारा जो यूक्रेन के अंदर घुस के जो एरिया कब्जा किया गया है ना, वहाँ तक का एरिया अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस को देता है, अगर वहाँ तक का जो पूरा एरिया रूस का एरिया या रूस की टेरिटरी मानी जाती है ना, तो अब रूस आगे युद्ध को जारी नहीं रखेगा और रूस सीज फायर करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त क्या है कि जितना एरिया यूक्रेन का हमने कब्जा कर लिया है वो हमारी टेरिटरी मानी जाए और वो हमें दे दिया जाए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहता है। इसके बाद में देखिए, आपको पता है कुछ समय पहले भारत ने एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर के अंदर भारत ने क्या कहा कि अब कोई भी जो लैपटॉप और जो टैबलेट है ना, वो भारत के अंदर इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। भारत ने एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी टैबलेट और जो लैपटॉप भारत में बाहर से इंपोर्ट करके मंगाए जा रहे हैं, अब वो नहीं मंगाए जाएंगे, उनके ऊपर बैन लगा दिया। फिर क्या हुआ, इस फैसले की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में आलोचना हुई। तो भारत ने फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए क्या कहा कि ठीक है, आप इंपोर्ट तो अलाउ करते हैं हम, लेकिन जो इंपोर्ट है ना उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करेंगे, यानी उसके ऊपर सख्त उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो एक तरह से मैसेज दिया है भारत ने कि भाई हम बहुत ज़्यादा समय तक इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, और जो हमारे यहाँ पर लोकल जो स्तर पर जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एक तरह से ये प्रोत्साहन मिल गया। लेकिन देखिए, भारत की जो ये नई पॉलिसी है ना, उसको लेकर जापान और चाइना बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लैपटॉप जो भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर चाइना में ही बनाए जा रहे हैं और बहुत कम मात्रा में जापान में बनाए जा रहे हैं। तो दोनों ही देश इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को WTO के अंदर लेकर जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं, WTO के अंदर ले जाया जा सकता है। तो जापान और चाइना ने कहा है कि हम इस फैसले को WTO के अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि भारत ने एक तरफा रूप से इस इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है, जो कि WTO के नियमों के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।